गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, घर पे होंगे, ऐसे ही बहाने ही घूम रहे होंगे। ओके, सो अब आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। सो हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या किया था, हम कर रहे थे हमारा बायोलॉजी का 4th चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है ना, बायोलॉजी का 4th चैप्टर एंड फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो हमने हमारा मोर देन हाफ चैप्टर कर लिया था एंड लेस देन हाफ चैप्टर रिमेनिंग था जो हमें अब करना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ये थियोरेटिकल चैप्टर है, कम्प्लीटली थियोरेटिकल है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग द ब्लैक बोर्ड। ओके, लेकिन हाँ, किसी कोई डाउट आता है, कुछ समझना है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है वीडियो में, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, मैं उसका वो डाउट या जो भी होगा वो मैं क्लियर कर दूँगी। हम एक दिन लाइव सेशन करेंगे जिसमें डाउट ही क्लियर होंगे। ओके, सो ध्यान से समझना और अपनी बुक साथ में लेके बैठना, तो आपको समझ में आएगा लाइन टू लाइन। और कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आइए इसको देखते हैं। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनली, ठीक है, जब अबॉर्शन करा दिया जाता है किसी बेबी का, ठीक है, उसको मार दिया जाता है इन द वोम, उसे क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। जब इरादे से कि हाँ उसे मारना ही है, उसे किल ही करना है इनसाइड द वोम, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। नियरली विद इन अ ईयर, एक एवरेज जो लगाया गया है या जो रिपोर्ट देखा गया है उसके अकॉर्डिंग एक साल में 45 to 50 मिलियन MTP होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो अगर हम एक एवरेज निकालें जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जितने भी टोटल पॉपुलेशन कंसीव करती है, इंटरकोर्स करती है या सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है, उसमें से 1/5 क्या करा लेती है, अबॉर्शन करा लेती है। ठीक है, जिसको हम MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं एक साल के अंदर। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई किसी का इमोशनल रीज़न हो, कोई वीक हो इमोशनली, वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकता, कोई एथिकल रीज़न हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, सोशल इशू भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, pregnancy in a year, whether to accept legalize MTP or not is being debated। ठीक है, इसको हम कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं कह सकते, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने इसी वजह से, इतना हाई रेट होने की वजह से 1971 में कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लेके आई थी कि अगर कोई इन लॉज को फॉलो करता है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ही वो अबॉर्शन करा सकता है, अदरवाइज वो अबॉर्शन नहीं करा सकता। वाई MTP क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज दैट कि वाई इज MTP, क्यों ज़रूरी है। सिंपल सा आंसर है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। जब कोई अनवांटेडली या अनइंटेंशनली प्रेग्नेंट हो जाती है कोई वुमेन, कोई फीमेल और या कोई कपल, तो और उनको बेबी नहीं चाहिए होता है तो वो क्या करा देते हैं, उसको अबॉर्ट करा देते हैं, उसका अबॉर्शन करा देते हैं। ठीक है, या जैसे कोई रेप केस हो गया उस कंडीशन में भी, या कोई और भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर कोई कंसीव नहीं करना चाहता था, ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस एक रीज़न ये भी होता है, कई बार जो मदर होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो कंसीव या प्रेगनेंट को कंटिन्यू कर सके। कई बार क्या होता है कि या तो बेबी और मदर की जो हेल्थ होती है उनको, या उनकी जो लाइफ होती है वो डेंजर में होती है, जिनमें उनकी जान को खतरा होता है। तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन एक ऑप्शन होता है कि अगर अबॉर्शन करा दिया जाए तो मदर को बचाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ। जो MTP होता है, देखो हमें पता है जो पार्टिकुलेशन पीरियड है, जो गेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन बींग्स में, वो 9 मंथ्स का होता है। ठीक है ना, गेस्टेशन पीरियड यू नो अबाउट दैट, कि फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, वो ओवरऑल कितना होता है, 9 मंथ का पीरियड होता है। तो जो MTP होता है वो कब तक सेफ है, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, वो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में सेव होता है। अगर उन 3 महीनों में अबॉर्शन करा दिया जाए तो माँ की जान को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर उसके बाद कराया जाता है तो मदर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत हार्मफुल होता है वो मदर के लिए। ठीक है ना, 3 मंथ्स दैट्स मीन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्की। अगर कोई 3 महीने के बाद कराता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। One disturbing trend observed is that in majority of MTP are performed illegally।
मेजोरिटी या ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो ये एमटीपी परफॉर्म होते हैं ये इलीगली ही कराए जाते हैं। ये गैर कानूनी होता है। अबॉर्शन कराना है गैर कानून किसी की हत्या कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसको ऐसे ही कोई भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर, अनप्रोफेशनल्स होते हैं वो परफॉर्म कर देते हैं सिर्फ कुछ चंद पैसे कमाने के लिए, जो कि बिल्कुल अनसेफ है। कि जिससे वैसे अगर माँ बच्चे की जगह कोई खतरा नहीं होता, बट जब वो लोग कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में बच्चा तो बचता ही नहीं है, साथ में माँ को भी हार्म हो जाता है, ठीक है। अनदर डेंजरस ट्रेंड, और इससे भी डेंजरस क्या है, अमाइनोसेंटेसिस। अमाइनोसेंटेसिस क्या होता है, जब बेबी बन रहा होता है तो जिस प्लेसेंटा या जिस वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर वो बन रहा होता है, वहाँ पे एक फ्लूइड फील होता है, इसको बोलते हैं अमाइनोसेंटेसिस फ्लूइड, जिससे हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं होने वाले ऑफ स्प्रिंग का। कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं, जो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आते हैं। उसमें क्या होता है कि होने वाले बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर लिया जाता है कि वेदर इट इज़ गर्ल और वेदर इट इज़ अ बॉय, कि होने वाला बच्चा गर्ल है या बॉय है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह से कह सकते हैं हम अनएजुकेटेड जो पर्सन्स होते हैं, लेकिन मोस्टली एजुकेटेड भी ऐसे ही होते हैं कि वो फीमेल चाइल्ड को क्या करा देते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं, किल करा देते हैं। इसको कन्या भ्रूण हत्या भी कहा जाता है। उनकी कुछ लो मेंटेलिटी के कारण वो सोचते हैं कि नहीं, गर्ल्स को इक्वलिटी नहीं मिलनी चाहिए, या वॉट एवर जो भी उनकी थिंकिंग होती है, उसके कारण वो क्या कर देते हैं, फीमेल पिटिसाइड को अंजाम देते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय एमटीबी, दिस इज टोटली अगेंस्ट। ये क्या है, टोटली अगेंस्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल। ओके, नाउ द sorry students, so now our next is that, so आगे हम कहते हैं सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर, इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो डेंजरस होती है माँ के लिए भी और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी। अगर कुछ ऐसा चल रहा है या इन फ्यूचर चाहते हैं ऐसा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं, तो उससे पहले ज़रूरी है कि वो कोई काउंसलिंग करा ले, ठीक है ना। काउंसलिंग बहुत इफेक्टिव होती है, काउंसलर से वह बता सकता है कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है, ठीक है। अब आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की, जिसको हम STI भी कहते हैं, STD भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं, इनको हम वनरल डिजीज़ भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। ये वो डिजीज़ होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो जाती है, जब उनकी बॉडी के फ्लूइड एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अगर उनकी बॉडी का फ्लूइड कैसे भी एक्सचेंज हुआ एक दूसरे की बॉडी में चला गया तो क्या होता है, उन्हें STD के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। जैसे कि कुछ डिजीज़ हमारी कौन कौन सी हैं, गनोरिया है, साइफल्स है, आपका जेनिटल हेर्पस है, क्लाइमेडाइसिस है, जेनाइटल वार्ड्स है, ट्राइकोमाइसिस, हेपेटाइटिस B एंड ऑफ कोर्स एड्स, ठीक है। एड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, HIV वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जिसमें से हमारी इतनी सारी बीमारियाँ, लेकिन सबसे जो खतरनाक होती है, जो जानलेवा होती है, वो होती है हेपेटाइटिस B, क्योंकि इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड। ये ज़रूरी नहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे यो, अगर कोई किसी डॉक्टर एक ही इंजेक्शन से 2-3 पेशेंट को क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, तो भी पॉसिबल होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर बॉडी का कैसे भी फ्लूइड चेंज हो जाता है आपस में दो इंसानों के बीच में, तो STD पॉसिबल होती है, ठीक है। हमारी STD में मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जो फीमेल होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है, फीमेल्स में इसके सिम्टम्स नहीं आते जल्दी से, जबकि मेल्स में इसके सिम्टम्स आ जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, 10 से 12 साल लग जाते हैं फीमेल को सिम्टोमेटिक होने में, जब तक, और उतने टाइम में ये बीमारी जानलेवा घातक साबित हो जाती है, बीमारी जिसका कोई भी क्योर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर भी बीमारी हुई है तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, उसे बढ़ने से रोक सकते हैं, बट आफ्टर 10 और 12 ईयर्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्योर दैम, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि माइनर ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, कंटिन्यू फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग्स, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा रहती है, बॉडी में खून का बनना बंद हो जाता है, ठीक है। जेनिटल रीजन में ईचिंग वगैरह रहती है, ये तरह से सिम्टम्स होते हैं। फीमेल्स में ओपन भी जो फीमेल्स होती है वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होती है और काफ़ी सालों तक वो अनडिटेक्टेड रहती हैं इस चीज़ से। मे रिमेन अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज इन्फेक्शन। ये जो है ना कि ज़्यादा सिम्टम होते नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है, ये बीमारी को जानलेवा बना देते हैं। पर्सन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम टेमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक
ठीक है। अब बात आती है कि ये प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। तो उसके प्रिवेंशन ये होते हैं कि एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप या फिर जब इंटरकॉर्स या कंसीव का टाइम होता है, तो अगर दोनों पार्टनर प्रोटेक्शंस लेते हैं तो इससे बचा जा सकता है। प्रोटेक्शन कौन सी, जो हम हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे कि कॉन्डम्स थे, IUD था, ठीक है ना, डायफ्राम था। इस तरह के अगर हम कुछ प्रोटेक्शंस लेते हैं तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। मोस्टली होता किस एज में है, ये सब 15 to 24 एज, या जैसे कि आपने देखा भी है आपकी बुक में ये चीज़ दी हुई भी है, द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग। सेम उसी एज ग्रुप से आप भी बिलोंग करते हैं, अभी उसी एज में आते हैं और इसी एज में ये गलती हो जाती है, सजा जैसे इन द रेप केस। ओके, देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, लेकिन पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बचा भी जा सकता है। जैसे कि अननोन पार्टनर से फिजिकल रिलेशनशिप्स नहीं बनाने चाहिए, या मल्टीपल पार्टनर से भी नहीं बनाने चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज, और ये तो हमारे बैरियर मेथड्स हैं उनका ही प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, अगर किसी को डाउट है कि उसको लगता है कि वो बीमार है या उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ है कंसीव करने के बाद या इजैकुलेशन के बाद, तो वो डॉक्टर से, एक प्रोफेशनल डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है इस बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है इनफर्टिलिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इनफर्टिलिटी होता क्या है, जब कोई कपल पेरेंट नहीं बन सकते, इसे क्या कहा जाता है, इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं और हमने वहाँ पे अगर इनफर्टिलिटी नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब अभी कुछ अधूरा है, ठीक है ना, समथिंग इज़ मिसिंग, कि कुछ रह गया है जो हमें आगे पढ़ना है। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो, या बहुत से कपल हैं जो पेरेंट नहीं बन सकते, तो वो अलग अलग इसके लिए क्या कहते हैं, जैसे इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट्स कराते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। ये कॉस्टली ज़रूर होता है बट इफ़ेक्टिव भी होता है अगर किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से, क्वालिफाइड वेल ट्रेन डॉक्टर से कराया जाए तो, ठीक है। ये काफ़ी क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिलेशन। द रीजन फॉर द कुड बी, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि वो पेरेंट क्यों नहीं बन पा रहे। इट मे बी सम हार्मोनल इम्बैलेंस, उनकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ठीक है। मे बी इन द पास्ट ईयर्स वो ड्रग्स लेते हों, या उन्हें कोई ऐसी डिजीज़ रही हो जिसकी वजह से वो नहीं बन पा रहे। मे बी एक टाइम पे उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा ले ली हों, ठीक है ना, कुछ भी रीज़न्स हो सकता है। इन्वायरमेंटल रीज़न्स हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न हम इसके लिए नहीं कह सकते कि हाँ ये रीज़न है इनफर्टिलिटी के लिए। ये हर कपल के लिए अलग अलग होता है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल, हमारे इंडिया में फीमेल्स को, ठीक है ना, मैटरनल पार्टनर को मोस्टली ब्लेम किया जाता है इनफर्टिलिटी के लिए, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ऐसा हमेशा या हर केस में पॉसिबल नहीं है कि जो इनफर्टिलिटी है उसका जो रीज़न है वो फीमेल हो या मदर हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 95% केसेस द मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। जो मेल्स होते हैं, मेल्स में ही प्रॉब्लम होती है, या तो वो इजैकुलेशन, दैट इज़ रिलीज ऑफ स्पर्म नहीं कर पाते, या उनमें स्पर्म काउंट बहुत लो होता है, या व्हाटएवर कुछ भी रीज़न हो सकता है। वही इन्वायरमेंटल रीज़न, जैसे मैं बोल रही हूँ, स्ट्रेस इज़ द मेजर फैक्टर इन द इनफर्टिलिटी। ओके, तो ये गलत है किसी भी एक पार्टनर को ब्लेम करना। इसीलिए मैंने पिछले अभी लास्ट पेज पे या लास्ट टॉपिक में मैंने किसके बारे में बताया था, वहाँ पे काउंसलिंग के बारे में बताया था। काउंसलिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल द कपल्स, बट अगर कहीं पे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या आप ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो द बेस्ट वे टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। हमारे इंडिया में कई सारे ऑर्फेंज हैं, अनाथ आश्रम है, जहाँ बहुत से बच्चे होते हैं जो बिना पेरेंट्स के रहते हैं। तो द बेस्ट वे टू अडॉप्ट दैम, कि उन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है। उससे क्या होगा, पेरेंट्स को बच्चे और बच्चों को पेरेंट्स मिल जाते हैं, और ये इतना कोई कॉस्टली प्रोसेस भी नहीं होता। बट फ्यू पीपल्स, ठीक है ना, उसकी अपनी रिलीजियस वाली थिंकिंग होती है कि नहीं, सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो उस कंडीशन में हमारे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि द वेरी फर्स्ट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मीन्स, अगर आप केमिस्ट्री में, बायो में कहीं भी पढ़ते हैं तो सिंपली होता है, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना, इन द नेचर में बोल सकते हैं, किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं। तो जब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन आपको पता हो गया, लग गया होगा, फर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, या फिर फ्यूजन ऑफ अवम विद स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यू गेट माई पॉइंट। तो जब स्पर्म को अवम से बॉडी के बाहर मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखो उसके बाद क्या होता है, और हाँ, सेम कंडीशंस
जो फीमेल बॉडी के अंदर कंडीशंस मिलती है, टेम्परेचर, केमिकल्स, वॉटएवर जो भी कंडीशंस होती है वो सेम लैब में प्रोवाइड कराई जाती हैं इन द टेस्ट ट्यूब, एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, कंडीशन सारी प्रोवाइड कराई गई है तो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशंस होती है कि अगर कोई एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमेर से पहले ट्रांसफ़र कर रहा है फीमेल बॉडी में, अब जो एम्ब्रियो बन गया है उसे इंजेक्शन के थ्रू ये जीन गन के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अगर वो 8 ब्लास्टोमेर तक है या 8 ब्लास्टोमेर से कम है तो उसको फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है ना, दैट इज़ ओविडक्ट, हमारे ओविडक्ट में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अगर उसको किससे 8 ब्लास्टोमेर स्टेज से बाद, मोजुला के बाद वाली स्टेज में उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद उसका फर्दर डेवलपमेंट वही है। 8 ब्लास्टोमेर में तो वो ओविडक्ट से यूट्रस में आता है, तो इसलिए हमें उसको कहाँ पे इंसर्ट कराना होगा, ओविडक्ट में कराना होगा। बट आफ्टर 8 ब्लास्टोमेर स्टेज वी हैव टू ट्रांसफ़र इट इन द वेयर यूट्रस। ओके, और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू, ये मैंने आपको बता दिया। अगर वो फलोपियन ट्यूब में हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, और अगर यूट्रस में होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ये बात थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। और इन विवो नॉर्मल होता है जब कोई बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नॉर्मल केसेस में जो होता है वही हमारा क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि दोनों पेरेंट में कोई कमी नहीं होती, या एक ही पेरेंट में कमी होती है कि या तो मदर का अवम ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, मदर अवम रिलीज़ नहीं कर पा रही है किसी वजह से, ये जो अवम है वो स्पर्म को अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, या उसको वो फ्यूज़ नहीं कर पा रहा है, कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, अवम तो सही है, मदर तो ठीक है, लेकिन फादर कंसीव नहीं कर, फादर का जो स्पर्म है वो रिलीज़ ही नहीं हो पा रहा है बॉडी से बाहर, या जो है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस है कि जो अवम है वो डाई हो गया वहाँ पे इतने में और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है। या जो स्पर्म काउंट है, एक बार के इजैकुलेशन में 3 मिलियन स्पर्म्स आती है, बट कुछ मेल्स में क्या होता है, इसका जो रेट है, जो काउंट है वो बहुत बहुत कम होता है, कि वो फीमेल ट्रैक तक या अवम तक पहुँच ही नहीं पाते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, या तो सेम फीमेल की बॉडी से एग निकाला जाता है या दूसरी फीमेल की बॉडी से एग निकाल के जिसको प्रेगनेंसी स्टार्ट करनी है या कंटिन्यू करनी है, उसकी फलोपियन ट्यूब में उस एग को ट्रांसफ़र किया जाता है। वो एग सेम मदर से भी हो सकता है और अनदर मदर से भी हो सकता है। ठीक है, बस वो मदर डेवलपमेंट कराती है, उसकी बॉडी जो मदर होती है वो बॉडी क्या करती है, पूरा इन्वायरमेंट दे देती है। और कई बार क्या होता है कि मदर का तो ओव्यूलेशन हो रहा है, एग कहाँ तक आ रहा है, फलोपियन ट्यूब तक आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो स्पर्म रिलीज़ नहीं कर पाता, तो ऐसे में क्या करते हैं, किसी और मेल पेरेंट से स्पर्म निकाल के उसकी बॉडी से स्पर्म आउट करके इजैक्यूलेट करके फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ पे वो फ्यूज़ कर लेता है। ठीक है, ये किस कंडीशन में होता है, जब इजैक्यूलेशन में फेल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर, इसको हम क्या क्या कहते हैं, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं उसे ऊपर वाली लाइन में लो स्पर्म काउंट्स, देखो उसमें लिखा हुआ है लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द अवम। ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को अवम के अंदर। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी, अगर मेल पार्टनर में कोई इनएबिलिटी है, लो स्पर्म काउंट है या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो ये किया जा सकता है। इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, इसमें क्या होता है, जो सीमन है या तो उसे हस्बैंड से लिया जाता है या किसी भी हेल्दी डोनर से लेके फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे मेथड्स थे, कुछ बेटर मेथड्स थे, कुछ प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के, कुछ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के कुछ मेथड्स थे हमारे। बट ये जो मेथड्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और इसी वजह से हमारे इंडिया में बस कुछ ही जगह पे ये अवेलेबल है, हमारी कंट्री में बस कुछ ही जगह पे अवेलेबल है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये बड़ी आम सी बात है, बट हमारे इंडिया में कोई नॉर्मल केसेस नहीं होते। ठीक है, तो इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, धर्म की जुड़ी हुई होती है, इमोशनल रिलीजियसली लोग इससे अटैच होते हैं, तो ये थोड़ा क्या होता है, मुश्किल भी होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद और इसके दौरान केयर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ओवर केयर चाहिए होती है, होने वाले बच्चे को भी, उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके लिए लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट है।
ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर करा दिए थे। बट स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी कहा था, येट अब तक भी मुझे आपका कोई रिस्पांस नहीं मिला। सो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई भी बच्चा मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा है किसी भी बारे में। मैंने अभी वीडियो में इतना डिले हो गया है और क्लासेस के बच्चों के मुझे मैसेज आए, मैम आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। बट जैसे कि आपकी वीडियो में डिले हुआ है, किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वीडियो सब बच्चे देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, बट रिस्पॉन्स कोई क्यों नहीं कर रहा है, ना कोई मुझे नोट्स चेक करा रहा है। और होप सो सबने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे। मैं लाइव क्लास में वही देखूंगी और आप लोगों से पूछूंगी भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी और इसके नोट्स प्रोवाइड कराने के बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर सेल्फ करने हैं, खुद करने हैं। मैं इतने आगे नहीं कराऊंगी, इतने मुझे एक एक बच्चा सारे क्वेश्चन आंसर चेक नहीं करा लेगा इतना। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ टू। ओके।